Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one more poem of Robert Browning. It is a complete note for the exam purpose on the poem The Last Ride Together. So let's start. The Last Ride Together is one of the finest love poems of Browning. ये जो पोइम है ये ब्राउनिंग की सभी लव पोइम्स में सबसे ज़्यादा अच्छी पोइम है. It was first published in the collection Men and Women 1855. It is a dramatic lyric. ये एक dramatic lyric है. In it, the poet makes some other character to express these thoughts in the form of a monologue. मोनोलॉग जिसमें एक ही आदमी सब कुछ बताता है और उसी एक पर्सन के थ्रू हम अदर कैरेक्टर्स के बारे में भी जान जाते हैं. The poem deals with a rather uncommon situation, a lover riding with his beloved after she has rejected his suit. तो ये जो पोइम है वो एक अनकॉमन सिचुएशन से डील करती है. इसमें ऐसा होता है कि एक लवर जो है अपनी बिलवर्ड से रिजेक्ट हो जाता है जब वो उसको प्रपोज करता है. सूट मीन्स प्रपोजल. तो अपने प्रपोजल में वो रिजेक्ट हो जाता है और अब क्या कर रहा है, अपनी बिलवर्ड के साथ वो राइडिंग कर रहा है. The whole poem reveals the state of mind of the lover who has suffered a frustration of his hopes but who does not yet give up hopes. ये जो पूरी पोइम है ये पोइट की ये लवर की स्टेट ऑफ माइंड को रिवील करती है, एक्सप्रेस करती है. और वो लवर क्या है, वो लवर अपने होप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. अपनी होप्स के पूरा नहीं होने की वजह से उसे फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है उसके सफरिंग को ये पोइम जो है शो करती है. लेकिन फिर भी जो लवर है वो अपनी होप को गिव अप नहीं करता. द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लवर हैव ऑब्वियसली एन इंटेलेक्चुअल क्वालिटी. जो लवर की आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है. द रिजेक्टेड लवर इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग एंड रिप्रोचिंग द मिस्ट्रेस. जो रिजेक्टेड लवर है वो अपनी बिलवर्ड को स्कोल्ड करने के बजाय उसे रिप्रोच करने के बजाय मतलब उसके डांटने या उसको ब्लेम करने के, रिप्रोचिंग मीन्स ब्लेम करने के बजाय ब्लेसेस हर इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस. स्कोल्ड और रिप्रोच करने के बजाय वो उसे ब्लेस करता है एक प्राइड और थैंकफुलनेस से. प्राइड और थैंकफुलनेस की फीलिंग रख के वो उसे ब्लेस करता है. ही सेज दैट ही वुड बी सेटिस्फाइड इफ़ ही कैन हैव हर कंपनी फॉर अ लास्ट राइड विद हिम. वो कहता है कि सिर्फ एक लास्ट राइड अगर वो मेरे साथ कर लेती है तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा. द बिलवर्ड कंसीडर्स हिज प्रपोजल डाउटफुली वाइल द लवर अवेट्स हर डिसीजन विथ ऑलमोस्ट सस्पेंडेड ब्रीथ. सस्पेंडेड ब्रीथ मीन्स हाँ से रोक कर. तो जो बिलवर्ड है वो इस प्रपोजल को थोड़ा डाउटफुली लेती है और जो लवर है वो वेट कर रहा है उसके डिसीज़न का, किस तरह से अपनी सांसों को रोक के, सस्पेंडेड ब्रीथ. शी एक्सपीरियंसेस अ ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर प्राइड एंड हर पिटी. अब वो जो बिलवर्ड है वो अपनी प्राइड और पिटी में कॉन्फ्लिक्ट फील कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपीरियंस कर रही है कि क्या वो अपने आप को मतलब प्राइड अपनी बनाए रखे या फिर दया दिखाए, क्या करे. तो वो एक तरह से कंफ्यूज्ड है. तो उसके दिमाग में, दिल और दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है. बट हर पिटी विंस एंड शी एग्रीज. लेकिन अब क्या होता है, वो अपनी प्राइड को छोड़ देती है और उसकी पिटी जो है, उसके अंदर जो दया की फीलिंग है वो जीत जाती है और वो लास्ट राइड के लिए एग्री कर जाती है. Thus the lover's last thought has not been in vain. और इस तरह से जो लवर की जो लास्ट थॉट है वो बेकार नहीं जाती. The mistress rests her head on his breast and he feels that he is in contact with heaven.
अब मिस्ट्रेस क्या करती है, अपने हेड को उसके ब्रेस्ट पे रखती है। उसे लगता है कि जैसे कि वो तो हेवन के कांटेक्ट में आ गया है। लवर को लगता है कि वो हेवन के कांटेक्ट में आ गया है। द एसेंस ऑफ द पोएम लाइज इन द लवर्स असर्शन। ये जो पोएम का जो सार है, पूरा सार है, एसेंस में सार है, ये लवर के डेक्लरेशन में है। इन लाइन्स में जो लवर ने डेक्लरेशन की है, असर्शन मीन्स डेक्लरेशन की है, उन लाइन्स में ये सारी की सारी पोएम का क्या मिलता है, एसेंस मिलता है। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड शैल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइट, सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट। तो वो कहता है कि मैं और मिस्ट्रेस एक दूसरे के साथ बैठे हैं, साइड बाय साइड बैठे हैं। शेल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइट, हम एक दूसरे के साथ हैं और राइट कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा हेवनली यहाँ पे फील हो रहा है। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, वो कहता है कि चाहे आज ही ये जो वर्ल्ड है एंड हो जाए। एज द राइट बिगिंस द lover's soul smooth itself out like a long cramped scroll in the breeze। तो जैसे ही राइड बिगिन होती है, लवर अपने आप को ऐसे स्मूथ फील करता है, अपने आप को ऐसे स्मूथ करता है जैसे एक स्क्रोल में जो क्रैम्प्ड पड़े हुए हैं वो हवा से धीरे धीरे स्मूथ हो जाते हैं। जैसे एक मुड़े हुए स्क्रोल के पेपर में जिस तरह से क्रैम्प बने होते हैं, हवा के लगने से स्क्रोल पेपर या स्क्रोल कपड़े में जो क्रैम्प होते हैं, हवा के लगने से वो धीरे धीरे स्मूथ हो जाते हैं, उसी तरह से लवर भी अभी स्मूथ फील कर रहा है। इट इज़ यूजफुल टू थिंक बाय व्हाट मेथड ही माइट हैव वॉन हर हार्ट। ये सोचना बहुत यूज़फुल है कि किस मेथड से उसने उसका हार्ट जीता। इफ़ ही हैड टैकल्ड हर डिफ़िकल्टी माइट हैव वॉन हर लव। वो कहता है कि अगर वो उसकी डिफ़िकल्टी से टैकल करता तो शायद वो उसके हार्ट को जीत जाता। बट इट इज़ पॉसिबल दैट बाय अ डिफरेंट अप्रोच ही माइट हैव अर्नड हिटर टू। लेकिन ये भी पॉसिबल था कि शायद उससे कुछ और हो जाता, तो हो सकता था कि वो उसे नफ़रत भी करने लग जाती। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ़ द वर्स्ट बी फेल। अगर बुरा कुछ होता तो मैं आज कहाँ होता। एंड हेयर वी आर राइटिंग शी एंड आई। और अभी हम दोनों क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। नाउ एट लीस्ट शी डज नॉट हेट हिम एंड हैज़ इवन एग्रीड टू गो ऑन अ लास्ट राइड विथ हिम। अभी जो है वो उसे हेट नहीं कर रही है, लेकिन एग्री कर जाती है उसके साथ लास्ट राइड करने में। The lover argues that all men strive in the world and few succeed। लवर कहता है कि सारे मैन इस दुनिया में क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सक्सीड होते हैं। He is therefore not the only one to have failed in his ambition। और इस तरह से वो अकेला नहीं है जो अपने एम्बिशन में फेल हो गया। There is always a wide difference between a man's aspirations and his achievement। वो कहता है कि हमेशा से एक वाइड डिफरेंस रहा है मैन की इच्छाओं में और उसकी अचीवमेंट्स में। इच्छाएं वो क्या करता है और अचीवमेंट्स उसे क्या होती है, इसमें हमेशा एक डिफरेंस रहा है। फेल अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। कहता है मैं अकेला फेल हो गया मेरे वर्ड्स और डीड्स में, ठीक है, सारे मैन कोशिशें करते हैं, कितने लोग सक्सीड होते हैं। The lover has hoped that he would win the beloved's heart and marry her, while his achievement is only a last ride in her company। लवर ने तो सोचा था कि वो उसका हार्ट को विन करेगा और उससे मैरी करेगा, लेकिन अभी उसकी एक ही अचीवमेंट हुई है और वो है उसके साथ उसकी कंपनी में एक लास्ट राइड करना। A statesman serves his country all his life, but the only reward that he gets is a brief obituary notice after his death। एक स्टेट्समैन जो है अपनी पूरी लाइफ में कंट्री को सर्व करता है, लेकिन उसे रिवार्ड में क्या मिलता है, उसके डेथ के बाद एक एबिचुरी
नोटिस, एक नोटिस मतलब एक शोक संदेश ही उसे मिलता है। अ सोल्जर डाइज इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री बट हिज ओनली रिवार्ड इज़ अ मेमोरियल इन वेस्टमिनिस्टर एबी। एक सोल्जर जो है हमेशा कंट्री के लिए सर्व करता है, लेकिन उसे रिवार्ड में क्या मिलता है? वेस्टमिनिस्टर एबी में एक मेमोरियल, बस। A poet worships beauty and writes verses to describe and idealize it, but he lives in poetry and his dreams of beauty remains unrealized. वो कहता है कि एक पोइट जो है वो हमेशा ब्यूटी को वर्शिप करता है और वर्सेस लिखता है, मीन्स पोएम्स लिखता है अपने आइडियल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब एंड आइडियलाइज। A poet worships beauty and writes verses to describe and idealize it, but he lives in poverty and his dreams of beauty remains unrealized. एक पोइट जो है अपने हमेशा क्या करता है? ब्यूटी के लिए वर्शिप, ब्यूटी को वो वर्शिप करता है और पोएम्स लिखता है और उसको आइडियलाइज करने के लिए, उस ब्यूटी को आइडियलाइज करने के लिए पोएम्स लिखता है। बट ही लिव्स इन पोइट्री एंड हिज ड्रीम्स ऑफ ब्यूटी रिमेन अनरियलाइज्ड। लेकिन वो पोइट्री में ही रहता है और उसके जो सपने हैं जो वो क्या रह जाते हैं? वो अनरियलाइज्ड होने से रह जाते, मतलब वो अनरियलाइज्ड ही रह जाते हैं, रियलाइज्ड नहीं होते। रियल में ऐसे नहीं बनता है, रियल में उसके सपने पूरे नहीं होते हैं या जो भी उसके ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या रह जाती हैं? अनरियलाइज्ड। अ स्कल्प्टर मेक्स अ सुपर्ब स्टैचू ऑफ वीनस। एक स्कल्प्टर जो है एक वीनस का सुपर्ब स्टैचू बनाता है। वीनस द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वीनस क्या है? द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। बट दिस स्टैचू इज़ नो सब्सटीट्यूट फ्रॉम अ रियल वुमेन। लेकिन ये स्टैचू जो है भले ही कितने सुंदर क्यों ना हो, एक रियल वुमेन को सब्सटीट्यूट मीन्स रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड दैट्स योर वीनस व्हेंस वी टर्न टू योंडर गर्ल दैट फार्ट्स द बर्न। वो कहता है एंड दैट इज़ योर वीनस, ये तुम्हारा वीनस का स्टैचू है। लेकिन हम टर्न कर जाएंगे, जैसे ही सामने से कोई लड़की निकलेगी एक रिवर को क्रॉस करते हुए, हम उसकी तरफ देखने लग जाएंगे और तुम्हारे स्टैचू को ध्यान नहीं देंगे, भले ही वो कितना भी सुंदर हो। अ म्यूजिशियन डिवोट्स हिज होल लाइफ टू हिज आर्ट एंड रिसीव्स वाइड अक्लेम फॉर हिज म्यूजिकल कॉम्पोजिशन। एक म्यूजिशियन है, अपनी पूरी लाइफ को म्यूज़िक के लिए डिवोट कर देता है, अपनी आर्ट के लिए डिवोट कर देता है और उसे अपनी कंपोजिशन बनाने में अपनी पूरी लाइफ को वो डिवोट कर देता है। बट हिज फेम इज़ शॉर्ट लिव्ड एज टेस्ट इन म्यूज़िक चेंज रैपिडली। लेकिन इसकी जो फेम है वो बहुत ही कम टाइम की होती है, क्योंकि म्यूज़िक में जो टेस्ट है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। ग्रेटली हिज ओपेरा स्ट्रेन इंटेंड। उसके ओपेरा के जो स्ट्रेन है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट हैं। बट इन म्यूज़िक वी नो हाउ फैशन एंड आई गिव माई यूथ बट वी राइट इन फाइन। लेकिन हम जानते हैं कि म्यूज़िक में कितना जल्दी फैशन एंड होता है। और आई गिव माई यूथ, मैंने अपने यूथ को गिव अप कर दिया, बट हम दोनों अभी अच्छे से राइट कर रहे हैं, बट वी राइट इन फाइन। Thus the achievement of these individual is nothing as compared to that of the lover। यहाँ उसका कहना है कि जो अचीवमेंट है इंडिविजुअल की वो कुछ नहीं है, चाहे वो कितनी बड़ी अचीवमेंट क्यों ना कर ली हो। किसके साथ कंपेयर करने पर? अपने लवर के साथ कंपेयर अगर किया जाए तो कोई भी अचीवमेंट बहुत बड़ी नहीं है। उसके लिए क्या है? उसके लिए बेस्ट अचीवमेंट है उसके लवर का साथ। The lover thinks that perhaps the rejection of his love by his mistress is a blessing in disguise। लवर कहता है कि शायद उसकी मिस्ट्रेस ने जो उसे रिजेक्ट किया है वो एक तरह से डिस्गाइज में ब्लेसिंग है, मीन्स कवर्ड, जो किसी चीज़ में ढकी हुई है, लेकिन ये ब्लेसिंग है। द आइडियल दैट वन हैज़ इन वंस लाइफ मस्ट नेवर अचीव इट्स फुलफिलमेंट ऑन अर्थ। तो
कोई अपने लाइफ में जो चाहता है ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए. द आइडियल दैट वन हैज़ इन वंस लाइफ मस्ट नेवर अचीव इट्स फुलफिलमेंट ऑन अर्थ. वन विल देन हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू वंस नेक्स्ट लाइफ. अगर इस लाइफ में हमारे आइडियल्स अचीव हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट लाइफ में क्या करेंगे. Having failed on earth, the lover can now die with an anticipation of love's fulfillment in heaven. अगर यहाँ वो फेल हो भी जाता है तो किस एक्सपेक्टेशन से वो मरेगा. इस एक्सपेक्टेशन से वो मरता है कि नेक्स्ट लाइफ में मतलब हेवन में वो अपने सपने को या अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा. Anticipation means expectation. The lover can now die with an expectation of love's fulfillment in heaven. अब लवर कैसे मरेगा. इस एक्सपेक्टेशन से मरेगा कि हेवन में उसके लव की फुलफिलमेंट हो जाएगी. There is a possibility that this last rite may continue forever and this moment may become eternal. तो वो कह रहे हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है या ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो लास्ट राइड है वो कंटिन्यू रहे हमेशा के लिए और ये मोमेंट जो है एक इटर्नल मोमेंट बन जाए. इटर्नल मीन्स जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, ये पल जो है ये इंस्टेंट पल जो है एकदम इटर्निटी बन जाए. एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइट टुगेदर फॉर एवर राइट. और हेवन इस बात को प्रूव करे कि मैं और वो राइड कर रहे हैं, एक साथ राइड कर रहे हैं और हमेशा के लिए राइड कर रहे हैं. फॉर ड्रामेटिक इंटेंसिटी, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर. ड्रामेटिक इंटेंसिटी से और कंसंट्रेशन ऑफ पावर से इन डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ अ रिजेक्टेड लवर की फीलिंग को डिस्क्राइब करते हुए द पोएम इज़ परहैप्स अनइक्वल्ड. ये जो पोइम है वो अनइक्वल्ड है, मतलब इससे कोई और कंपैरिजन नहीं हो सकता. जिस तरह से इस पोइम में ड्रामेटिक इंटेंसिटी यूज़ हुई है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर और डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ अ रिजेक्टेड लवर, एक रिजेक्टेड लवर की फीलिंग को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इस पोइम का कोई और कंपैरिजन नहीं हो सकता. ये अनइक्वल्ड है, इसके बराबर में कोई और नहीं हो सकती. The story of rejected lover is explained in a few words, but it is not the story which is of interest. ये कह रहे हैं कि जो स्टोरी है लवर की, रिजेक्टेड लवर की, फ्यू वर्ड्स में एक्सप्लेन हो गई, लेकिन ये कोई इंटरेस्ट की स्टोरी नहीं है. इट इज़ वट पासेस इन द लवर्स माइंड. ये पोइम ये दिखाती है कि लवर के माइंड में क्या चल रहा है. द सडन रिक्वेस्ट, द सस्पेंस बिफोर द रिक्वेस्ट इज़ गारंटीड. एक तो वो सडनली रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ लास्ट राइड करोगी और फिर वो सस्पेंस में रहता है जब तक कि रिक्वेस्ट को गारंटेड नहीं किया जाता. द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल जॉय ऑफ द लवर एज द लेडी राइड्स इन हिज कंपनी. और जैसे ही लेडी उसकी कंपनी में राइड करती है उस टाइम कैसे इसकी स्पिरिचुअल और फिजिकल जॉय है, इस बात को भी ये पोएम हमें शो करती है. द थॉट दैट देन कम टू हिम विथ द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, दीज कंसंट्रेट द पोइट्स इंटरेस्ट. और उस टाइम जो थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में क्या आते हैं कि ये पल इटर्नल बन जाए, हमेशा के लिए ये पल बना रहे. तो ये चीज़ जो है कंसंट्रेट द पोइट्स इंटरेस्ट, ये पोइट के इंटरेस्ट पर कंसंट्रेट करता है. ये जो लाइन है या ये जो थॉट हैं जो पोइट के माइंड में चल रहे हैं. Although this is a poem of love, it is dominated by the element of intellectual analysis, which is an essential feature of Browning's poetry. ये जो पोइम है एक लव पोइम है, एक लव पोइम है और इसमें इंटेलेक्चुअल एनालिसिस हुआ है. इट इज़ डोमिनेटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस. इसमें इंटेलेक्चुअल एनालिसिस बहुत ज़्यादा दिखाया गया है. विच इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ ब्राउनिंग्स पोइट्री, और ये ब्राउनिंग की पोइट्री का एसेंशियल फीचर है. द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन ऑल्सो कैरेक्टराइजेस मैनी ऑफ द लाइन इन द पोएम. द पोएम टचेज हाई लेवल ऑफ ब्राउनिंग्स ऑप्टिमिज्म. ब्राउनिंग के ऑप्टिमिज्म
में ये पोइम हाई लेवल पे टच करती हैं। फेलियर टू अचीव द आइडियल शुड नॉट डिस्करेज अ मैन, वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। कि एक बार अगर किसी अचीवमेंट में हम फेल हो भी जाते हैं तो आदमी को डिस्करेज नहीं होना चाहिए। क्यों सब लोग कोशिश करते हैं और कौन कितने लोग हैं जो सक्सीड होते हैं। The language of the poem is very simple and at the same time highly musical. Browning has here written a poem which is completely free from obscurity. Browning ऐसी पोएम लिखते हैं जो obscurity से completely free हैं। obscurity मीन्स जिसमें कोई भी अनक्लैरिटी वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ क्लियर हो, ऐसी पोएम्स ब्राउनिंग लिखते हैं। ऑब्सक्योरिटी यहाँ पे डार्कनेस से भी आ सकता है, किसी भी तरह कोई डार्कनेस नहीं है, कोई अनक्लैरिटी नहीं है। देर आर प्रैक्टिकली नो पैरेंथेसिस, यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, नो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड नो लर्नेड इल्यूजन्स। द लॉन्ग ड्रॉन रिदम ऑफ द पोइम सीम्स टू रिफ्लेक्ट द राइडिंग मूवमेंट्स ऑफ द लवर। जो लॉन्ग ड्रॉन रिदम है पोइम की, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सिर्फ राइडिंग मोमेंट ऑफ द लवर के राइडिंग मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो रिदम है पोइम की लाइंस की जो रिदम है वो लवर की जो राइडिंग हो रही है, उस राइडिंग के जो मूवमेंट है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इट इज़ completed and I hope you will like this, and if you like then press the button like and subscribe. Thank you.